Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is Shreyas with a new lecture from Modern Indian History series, and the topic will be Advent of Europeans, in which we will study the English in this video. We have already completed the Portuguese, the Dutch in our previous video lectures. So now let's start with the English. तो अब मैं आपको सबसे पहले ब्रिटिश जो है ये शुरू करने से जब जैसे कि हमने सभी पोर्तुगीज शुरू करते हुए देखा था कि पोर्तुगीज एक्सप्लोरर कौन आए थे, उनका नाम था वास्को द गामा। यस, उसके बाद हमने ये देखा कि डच कौन आए थे, डच, उनका नाम था कॉर्नेलिस डे हॉटमैन। उसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश एक्सप्लोरर कौन आए थे। ब्रिटिश एक्सप्लोरर जो आए थे उनका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल एक ट्रेडर थे, वो ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जो सबसे पहली बार लैंड रूट से इंडिया में आए थे। वो इस तरह के एक्सप्लोरर थे। अगर अब उनको इंडिया के बारे में जानकारी थी क्योंकि इंडिया में आ चुके थे, 1599 में ही आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बनने के पहले वो इंडिया में आ चुके थे। तो जॉन मिल्डन हॉल जो है वो इंडिया में आते हैं, हमारे जो मुगल एम्परर थे उनसे मिलते हैं। उनकी भी हालांकि उनकी उस तरह से जैसे मैंने आपको कॉर्नेलिस या फिर जो वास्को द गामा था उनकी जिस तरह से पेंटिंग्स दिखाई, वैसे इनकी पेंटिंग्स बहुत क्लियर नहीं है। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है जॉन मिल्डन हॉल। ये इनकी बैक साइड से आपको पेंटिंग देखने मिल रही है और ये है हमारे मुगल एम्परर। तो इनके दरबार में ये आते हुए दिखते हैं। ये एक ट्रेडर थे जो इनके दरबार में आए थे। सो इस तरह से शुरुआत होती है ब्रिटिश ट्रेडर्स की, ब्रिटिश के इंडिया में आने की, वो होती है जॉन मिल्डन हॉल से। उसके बाद एक नई कंपनी वहां पे बनाई गई थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जानी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये लोगो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा यहाँ पे लिखा है EICO। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इस तरह का लोगो था। ये इस नाम से एक कंपनी बनाई गई थी और वो बनाई गई थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बनाई जाने के बाद 1598 में इसका फॉर्मेशन हुआ। क्वीन एलिजाबेथ जो थी ये वहाँ पे उस टाइम पे क्वीन थी। ये क्वीन एलिजाबेथ वन जो थे, इन्होंने इनको ट्रेडिंग राइट्स दिए थे और ये 15 ईयर्स के लिए ट्रेड कर सकते थे, कहीं पे भी ये व्यापार कर सकते थे। तो इस कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए 15 साल के लिए और ये दिए थे 31 दिसंबर 1599 को क्वीन एलिजाबेथ ने दिए थे। उसके बाद अब ये 15 साल हो सकते थे आगे, बट क्वीन एलिजाबेथ के बाद आते हैं किंग जेम्स या फिर प्रिंस जेम्स, आप कह सकते हैं जेम्स वन। जेम्स वन ने ये जो टाइम था 15 ईयर्स का, 15 ईयर्स के टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया और ये अनलिमिटेड, अब ये जो टाइम था ये अनलिमिटेड टाइम के लिए उनको ये ट्रेडिंग राइट्स दे दिए गए इन द ईयर 1609 में। सो इस तरह से ये लोगो जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत अच्छा लोगो एक तरह से दिखाई देता है। इस तरह से कंपनी बनाई गई। और आपको अगर मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि ये जो कंपनी थी, इन्होंने हम पे जो रूल किया वो हम पे 1858 तक, लगभग 1857 तक आप कह सकते हैं। 57 टू 58 तक इन्होंने हम पे रूल किया। यानी 57-58 में क्या हुआ, तो 57-58 में एक रिवोल्ट हुआ था इंडिया में। ये रिवोल्ट होने तक इन लोगों ने हमको हमारे ऊपर रूल किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। सो मेनली ऐसा जाना जाता है कि 1757 में जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, तभी से इन्होंने इनडायरेक्टली हम पे रूल करना शुरू कर दिया था। तो वहां से लेके तो 1857 तक, लगभग 100 साल के आसपास के टाइम तक ईस्ट इंडिया कंपनी में हम इंडिया पे रूल किया था। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने हम पे रूल किया। सो इसके बाद हम जो भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये पूरा हम ब्रिटिश को तो पूरा ज़्यादा हम जो इंग्लिश है या फिर जो ब्रिटिश है इनको हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आगे तक। तो यहाँ पे हम बहुत सारा यहाँ डिटेल में जितना हो सकता है, जितने एक बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं वही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सो ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आपने ये देखे ये जॉन मिल्डन हॉल है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इन्होंने अभी फैक्ट्री ओपन करने की डिसीजन ली। तो 1608 की बात है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आने का सोचा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1609 में हमने देखा कि जेम्स जो थे इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनलिमिटेड टाइम के लिए ट्रेडिंग राइट्स ग्रांट कर दिए थे, दे दिए थे। तो 1608 में इन्होंने इंडिया में आने का सोचा और 1609 में कैप्टन हॉकिंस जो थे, कैप्टन हॉकिंस आप देख सकते हैं, ये है कैप्टन हॉकिंस। ये आपको जो दिख रहा है ये कैप्टन हॉकिंस है, कैप्टन विलियम हॉकिंस। सो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे ये पैलेस में पहुंचे जहांगीर के, और जहांगीर के पैलेस में आने के बाद उन्होंने वहां पे ट्रेडिंग परमिशंस मांगी जहांगीर साहब से। उन्होंने ये कहा कि आप मुझे, जैसे यहाँ पे आप मुझे इंडिया में अगर आप देखोगे तो उस वक्त मुगल एम्परर रूल करते थे, तो इसीलिए मुगल से परमिशन लेना ज़रूरी था। तो इन्होंने कहा कि आप मुझे व्यापार करने का परमिशन दे दीजिए। अभी जहांगीर की तो इच्छा थी कि इनको यहाँ पे परमिशन दे दिया जाए, बट उसके पहले इंडिया में पोर्तुगीज थे। अब आप देखते हैं कि पोर्तुगीज, डच,
इंग्लिश और फ्रेंच, इस तरह से जो सीक्वेंस बनता है इसमें डच थे, पोर्तुगीज़ थे, बट पोर्तुगीज़ का रूल जो था पोर्तुगीज़ का जो ट्रेडिंग थी ये अच्छी खासी सेटल हो चुकी थी इंडिया में, और उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन चुके थे मुगल्स के साथ। तो पोर्तुगीज़ ने यहाँ पे प्रेशर डाला, पोर्तुगीज़ के प्रेशर के चलते जो जहांगीर थे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये जो परमिशन थी वो। 1611 की बात है, जहांगीर अपने ये कैप्टन विलियम हॉकिंस वापस लौट गए। उनको ये पता था कि पोर्तुगीज़ लोगों ने यहाँ पे प्रेशर किया है, प्रेशराइज किया है मुगल्स को, इसीलिए कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे ये वापस लौट जाते 1611 में, क्योंकि उनके पास उतने सारे जो इक्विपमेंट्स है जो वॉर लड़ पाए इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, इवन शिप्स भी उनके साथ काफ़ी सारी नहीं। उसके बाद 1611 में लौटने के बाद वो वापस ब्रिटेन चले जाते हैं, उसके बाद वो 1612 में वापस इंडिया में आते हैं। अब ये स्वाली करके एक जगह है, स्वाली करके जो जगह है वो सूरत के पास है। सूरत के पास जो स्वाली नाम की जगह है वहाँ पे एक ब्रिटिश कैप्टन को वो लेके आए थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस, और उनका नाम था कैप्टन का बेस्ट। कैप्टन का नाम ही बेस्ट था और काफ़ी बेस्ट भी थे, और वो बहुत ही आप देखोगे तो स्ट्रेटेजिकल थे और बहुत अच्छे कैप्टन थे। तो उनके साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पे पोर्तुगीज को यहाँ पे उन्होंने हरा दिया। तो स्वाली नाम की जगह है जहाँ पे पोर्तुगीज की हार हुई, और पोर्तुगीज की हार हुई ब्रिटिश के हाथों। अब यहाँ पोर्तुगीज की जब हार हुई तो ब्रिटिश अभी यहाँ पे अब ट्रेड अपना शुरू करने करने के लिए रेडी थे। सो यहाँ पे देखोगे तो ये चीज़ से 1613 में इम्प्रेस हो गए जहांगीर। जहांगीर ने इम्प्रेस होके ट्रेडिंग परमिशंस ब्रिटिश को दे दी। एक फरमान जारी किया गया था, और फरमान के थ्रू पहले फरमान जारी करना पड़ता था कि यहाँ पे ये रूल कर सकते, तो फरमान जारी करके यहाँ पे ट्रेडिंग परमिशंस दे दी गई ब्रिटिश को, और अब ब्रिटिश भी इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। अब आप देख सकते कि पोर्तुगीज है, डच है, इंग्लिश है, ये तीन लोग अभी रूल यहाँ रूल नहीं ट्रेडिंग कर रहे थे इंडिया में विद द परमिशन। तो परमिशन मिल चुकी थी। परमिशन मिलने के बाद यहाँ पे अगला हम देखते हैं कि थॉमस रो करके एक एम्बेसडर थे जेम्स वन के, जो किंग जेम्स वन थे उनके एम्बेसडर थे थॉमस रो। यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है, ये है थॉमस रो। थॉमस रो जो थे ये एम्बेसडर होने के साथ साथ वो इंडिया में आते हैं जेम्स वन के तरफ से, क्योंकि अब ब्रिटिश चाह रहे थे कि जो इंडिया है वहाँ पे अब उनको परमिशन मिल चुकी है कि वो व्यापार कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो क्यों ना अब व्यापार को बढ़ा दिया जाए, सेटलमेंट्स को बढ़ा दिया जाए, और ज़्यादा परमिशंस एक्वायर की जाए। तो बहुत ज़्यादा परमिशंस लेने के लिए एम्बेसडर खुद आए थे थॉमस रो जिनका नाम था, और वो भी आते जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में 1615 में आते, 1615 में, और 1618 तक ये यहीं पे रहते हैं। अब इतने सारे टाइम तक उन्होंने काफ़ी सारी परमिशंस ले ली थी इतने टाइम के भीतर कि वो अलग अलग जगह पे अभी फैक्ट्री सेटअप कर सकते थे ब्रिटिश इंडिया में। सो ये सब चीज़ें होने के बाद 1611 में थॉमस जो थे ये वापस लौट गए। 1611 नहीं, सॉरी 1619 में ये लौट गए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है इसको करेक्ट किया, मिस्टेक को ये याद रखेगा। 1619 में थॉमस रो वापस इंग्लैंड लौट गए। तब तक इंग्लैंड जो थी, तब तक जो ब्रिटिश थे उन्होंने काफ़ी सारी 1619 तक काफ़ी सारी जगह की परमिशंस ले चुके थे। अब ब्रिटिश अपना जो ट्रेडिंग थे वो अच्छे से करना शुरू करने वाले थे इंडिया में, तो प्रॉफिट बहुत था ट्रेडिंग में, इसीलिए ये लोग ट्रेडिंग करने का सोचते थे इंडिया में। सो थॉमस रो ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन, जेम्स वन के एम्बेसडर बन गए। अब हम देखते हैं कि इन्होंने अभी इनको काफ़ी सारी परमिशन मिल चुकी थी ब्रिटिश को, अब ब्रिटिश भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते थे अपना सेटलमेंट। सो अब हम जो देखेंगे वो इनको तो ट्रेडिंग राइट्स मिल चुके थे, काफ़ी सारी परमिशन ले चुके थे थॉमस रो, तो अब इन्होंने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना शुरू किया। तो सबसे पहले जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट शुरू हुए थे वो वेस्ट कोस्ट से शुरू हुए थे। हम यहाँ पे अलग अलग कोस्ट देखेंगे, जिसमें हम वेस्ट कोस्ट देखेंगे, साउथ ईस्टर्न कोस्ट देखेंगे, और हम यहाँ पे ईस्ट कोस्ट देखेंगे। तीन कोस्ट पे जो फैक्ट्रीज बनाई गई वो देखेंगे। तो आइए सबसे पहले फैक्ट्रीज जो इन्होंने बनाई थी वो देखते हैं वेस्ट कोस्ट की। 1619 तक, जैसे कि हम देखते हैं कि थॉमस रो जो थे उन्होंने 1619 तक काफ़ी सारी परमिशन ले ली थी, तो अलग अलग जगह पे अभी फैक्ट्रीज बनाना पॉसिबल हो चुका था। इसीलिए अभी फैक्ट्रीज बनाने की जो शुरुआत की गई वो 1619 से शुरुआत की गई। तो आगरा में बनाई गई 1619 तक, आगरा यूपी, अहमदाबाद गुजरात, वडोदरा गुजरात और भरूच गुजरात, ऐसी चार जगह पे अभी टिल 1619 फैक्ट्रीज बनाई गई। यानी जब तक ये थॉमस रो रुके उतने टाइम में इन्होंने इतनी फैक्ट्रीज बना के दी। ये इंडिया में जो आए थे वो डेट आपको पता ही है, ये 1615 में आए थे, तो 1615 से लेके 1619 तक इतनी सारी फैक्ट्रीज इन्होंने बना दी। अब बनाने के बाद 1668 में किंग्स चार्ल्स टू जो थे इंग्लैंड के, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो उनको मिला था
बॉम्बे, डाउरी, जैसे कि मैं पोर्तुगीज वाले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि किंग चार्ल्स टू थे, उनको डाउरी में मिला था। उन्होंने जो कैथरीन थी, प्रिंस कैथरीन, जो किंग थे उनकी जो सिस्टर थी प्रिंस कैथरीन, उससे शादी की थी, जिसके कारण उनको डाउरी में मिला था बॉम्बे। तो उन्होंने बॉम्बे, वो क्या करेंगे, वो तो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने बॉम्बे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप इंडिया में गए हो तो आप बॉम्बे रख लीजिए, वहां से आप अपने काम कीजिए शुरू। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया, और उसका एनुअल रेंट हम सोच नहीं सकते कि 10 पाउंड, ये सिर्फ साल भर का रेंट सिर्फ 10 पाउंड था। आज मुंबई में अगर आप जाओगे तो आपको एक रूम लेना है तो भी आपको 10 पाउंड, 10 पाउंड में भी नहीं मिलेगा एक दिन के लिए भी। उस टाइम पे तो साल भर के लिए मिल गया था इन लोगों को। तो इस तरह से एक एक चीज होते गई, तो इनको अभी बॉम्बे भी मिल गया, अहमदाबाद, आगरा, वडोदरा, भरूच, इतने सारे इनके एरियाज मिल गए थे। 1687 में इन्होंने हेडक्वार्टर जो था वो शिफ्ट कर दिया सूरत से बॉम्बे में, क्योंकि अब बॉम्बे इनकी खुद की जगह थी। तो बॉम्बे में इनको हेडक्वार्टर शिफ्ट करना काफी अच्छा था। तो इन्होंने इनके कन्वीनियंस के लिए सूरत से अभी हेडक्वार्टर उठा के अभी उसको बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया था। इस तरह से एक और इन्होंने 1687 में एक और चेंज किया, जिसके कारण ये अच्छे से इंडिया पे ट्रेडिंग कर सक रहे थे। उसके बाद हम अगली कोस्ट पे आते हैं, वो है साउथ कोस्ट। जैसे कि मैंने पिछले आपको वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि ये चीज़ें आपको मार्क करनी है ब्लैंक मैप में। ब्लैंक मैप में आप मार्क करेंगे तभी आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद साउथ कोस्ट में जब हम आते हैं तो 1621 का टाइम था। इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री बनाई। उसके साथ साथ 1626 में अमार गांव करके जो है नियर पुलिकट, पुलिकट आता है तमिलनाडु में, यहाँ पे भी बनाई गई। उसके बाद 1639 में उन्होंने एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाई। फोर्टिफाइड फैक्ट्री यानी आप कह सकते हैं कि वो एक फोर्ट होता है जहाँ पे आपकी जो आर्मी होती है उसको तैनात किया जाता है। इस तरह से इन्होंने एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाई। यहाँ से आपके ट्रेडिंग चलते हैं, और ये इसके आजू बाजू किया जाता है इसको फोर्टिफाई, और यहाँ पे आपके सोल्जर्स रखे जाते हैं। तो ये इन्होंने एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बनाई मद्रास में, और फोर्ट का नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो मद्रास तक ये पहुंच गए। फोर्ट सेंट जॉर्ज यहाँ बनाया गया इन द ईयर 1639। 1658 में जो कोरोमंडल कोस्ट थी, अब मैं कोरोमंडल कोस्ट की आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ। देखिए जो इंडिया है, इंडिया में आप अगर देखोगे तो यहाँ की जो कोस्ट है, जो आप कहेंगे वेस्ट की कोस्ट, वेस्ट की जो कोस्ट है इसको कहा जाता है मलाबार कोस्ट। ओके, और यहाँ की जो कोस्ट है ईस्ट की, इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो कोरोमंडल कोस्ट आपको दिख रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो एक हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट कर दिया गया मसूलीपट्टनम से मद्रास में, क्योंकि मद्रास में आपके पास फोर्टिफाइड जगह थी। तो फोर्टिफाइड होने के साथ साथ अगर आप वहाँ पे शिफ्ट करते हो उस ट्रेडिंग के जो जगह है फोर्ट में, तो आप ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। तो यही चीज़ के चलते इन्होंने यहाँ पे मसूलीपट्टनम से मद्रास में शिफ्ट कर दिया अपना जो कोरोमंडल कोस्ट का जो हेडक्वार्टर था वो। ये यहाँ से शिफ्ट हो गया। ये 1658 का एक और फैक्ट है। उसके बाद आपको हम आते हैं ईस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट में अगर आप देखोगे तो 1633 को हरिहरपुर और बालासोर जो उड़ीसा में आता है, वहाँ पे और फैक्ट्रीज बनाई गई। 1658 में इन्होंने हुगली में, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, वहाँ फैक्ट्री बनाई। उसके साथ साथ पटना बिहार, ढाका जो आज बांग्लादेश में आता है उस टाइम बंगाल में आता था, वहाँ पे फैक्ट्री बनाई गई। कासिम बाजार जो वेस्ट बंगाल में आता है वहाँ पे और फैक्ट्रीज इन्होंने बना ली। सुतानुती करके जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे भी फैक्ट्री बनाई गई इन द ईयर 1690। 1698 में ब्रिटिश को जमींदारी राइट्स मिल गए सुतानुती, कालिकता और गोविंदपुर, ये 3 जगह के। अब ये जब 3 जगह के उनको ये ट्रेडिंग राइट्स, ये जमींदारी के राइट्स मिले थे। जमींदारी के राइट्स यानी नॉर्मली आप समझ जाइए कि रिलेटेड टू रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन के राइट होते हैं ये। ये इनको मिल गए थे रेवेन्यू कलेक्शन के राइट। इस तरह से यहाँ पे जमींदारी के राइट्स इनको मिले, और इन्होंने इन तीनों जगह को एक कर दिया, और इन तीनों को नाम दिया गया कलकत्ता। तो आज ये कोलकाता नाम से जाना जाता है, उस टाइम में कलकत्ता नाम से जाना जाता था। याद रखेगा, सुतानुती, कालिकता और गोविंदपुर, ये 3 जगह मिलके बन गई कलकत्ता। और इन्होंने कलकत्ता को यहाँ पे 1700 में फोर्टिफाई कर दिया। मद्रास के साथ साथ कलकत्ता भी फोर्टिफाई हो गया, और कलकत्ता फोर्टिफाई होने के बाद उस फोर्ट को नाम दिया गया फोर्ट विलियम। यहाँ पे फोर्ट विलियम बनाया गया। फोर्ट विलियम में फोर्टिफिकेशन हो चुका था। तो ईस्ट कोस्ट पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे इन्होंने फोर्टिफिकेशन किया, ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट। इस तरह से ये फोर्टिफिकेशन का काम इन्होंने शुरू कर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू अदर पावर्स, एज कम्पेयर टू डच, इनके पास कितनी सारी जगह है, और इनका सेटलमेंट एक तरह, तो कितना बड़ा सेटलमेंट है इनका। इस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया में अच्छा सेटलमेंट किया। ब्रिटिश के बारे में आपको एक फैक्ट बता दूं कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश इंडिया में 1757 में उन्होंने जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, तो ये बैटल ऑफ प्लासी जीत गए। उसके बाद इनको कुछ राइट्स मिले थे, रेवेन्यू के राइट्स। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
57 से 1857 टू 58 के ये जो टाइम होता है, इसमें जिन्होंने हम पे रूल किया, और नॉर्मली ये 57 को यहाँ पे गिना जाता है 1773 को, क्योंकि पहला जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। मैं इंडियन पॉलिटी में आपको ये बता चुका हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो रूल चला, वो रूल चला है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसके बाद जो रूल चला है 1858 से लेके तो 1947 तक ये चला है क्राउन रूल। ओके, ये भी याद रखिएगा, ये है क्राउन रूल। तो क्राउन ने हम पे रूल किया यहाँ पे, और 47 तक, और यहाँ पे हम पे जो रूल किया था वो किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। इस तरह से हमारी हिस्ट्री डिवाइड होती है। और अगर हम ये अगर देखें ब्रिटिश का, तो ये जो ब्रिटिश है ये हमको बहुत टाइम तक पढ़ना है, इंग्लिश जो है इनको, इसीलिए हम इस पे अभी आगे बहुत सारा टाइम बिताने वाले हैं। तो ब्रिटिश भी बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं हमारे हिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ब्रिटिश ही प्ले करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ही एक पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच में से रहे जिन्होंने हम पे रूल कर पाए। सो इस तरह से ये जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको ब्रिटिश के बारे में बताई इंट्रोडक्टरी, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो ये जितनी भी चीज़ें ये आप मैप पे मार्क करते रहिए, एंड आई होप कि आप वीडियोज़ रेगुलरली देख रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं। अगर आप उनको लाइक करते रहे तो मैं जल्दी जल्दी और बहुत सारे वीडियोज़ आपके सामने लाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री के इसी तरह। सो अगर आप कुछ और अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे 2 पेजेस है फेसबुक पे, इन्हें आप लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। आप मुझे अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है श्रेयस बढ़िया द पीस लवर। उसके बाद श्रेयस, अगर आप मुझे कुछ मेल करना चाहते हैं तो आप shreyasbadhiya@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि वीडियो इसी तरह रेगुलरली हमेशा आते रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बढ़िया आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और घर पे ही रहे कोरोना वायरस के कारण। और आप घर पे स्टे होम, और घर पे रह के आप क्या करेंगे, तो आप पढ़ाई करें। इसीलिए मैं इतने सारे वीडियोस डाल रहा हूँ, ताकि आपको कोई लॉस ना फेस करना पड़े, आपका कोई लॉस ना हो स्टडीज़ में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।